नमस्कार। स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं वीरत दुबे। एक बार फिर से आपके सामने 46वां भाग इस लेक्चर का लेकर के आया हूं। इसमें हम धार्मिक सुधार आंदोलनों को पिछले कुछ अध्यायों में लगातार कवर कर रहे थे। इसी क्रम में आज हम मुस्लिम सुधार आंदोलनों के बारे में चर्चा करेंगे। तो आधुनिक भारत के इतिहास में स्पेक्ट्रम को हम कवर कर रहे हैं लगातार, और इसकी PDFs आप लोगों को मिल जाती हैं इस टेलीग्राम ग्रुप पर जुड़ करके। आप इसे स्कैन कर सकते हैं या फिर टेलीग्राम में वीरत दुबे 01 नाम से सर्च कर सकते हैं। आसानी से आपको ये यहां पर प्राप्त हो सकेगा PDF जो है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज हम धार्मिक सुधार आंदोलनों को पढ़ने जा रहे हैं, तो इसमें हम मुस्लिम जो सुधार है उसके बारे में चर्चा करेंगे। मुस्लिम सुधार, ठीक है। मुस्लिम धार्मिक सुधार या फिर सामाजिक सुधार जो आंदोलन है उनके ऊपर में, उनमें में से कुछ जो पॉइंट्स हैं उनके ऊपर चर्चा रहेगी। मुख्य तौर से आज हम अलीगढ़ आंदोलन जो है, अलीगढ़ आंदोलन, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ये भी हमें ध्यान रखना है, ठीक है। इसी के इर्द गिर्द आज हमारी बातें होंगी। आगे बढ़ने से पहले फिर से आपको याद दिला देता हूं, 22 अप्रैल से हमारा चौथा बैच शुरू होने वाला है हिंदी माध्यम के बच्चों के लिए। लाइव फाउंडेशन बैच हिंदी में, GS के लिए, जनरल स्टडी के लिए। लेकिन इसमें आप लोगों को CSAT और करंट अफेयर्स के जो नोट्स हैं वो भी मिलेंगे और लेक्चर्स भी मिलेंगे। इस कोर्स में एडमिशन लेने के लिए आप वीरत लाइव कोड का इस्तेमाल करेंगे, तब जाकर के आपको ये कोर्स 18,999 का पड़ेगा। अदरवाइज ये आपको 30,000 या उससे अधिक का पड़ सकता है। जैसा कि मैंने आपको कहा कि आज हम लेक्चर की शुरुआत करेंगे मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन से। मुस्लिम धार्मिक सामाजिक सुधार, ठीक है। और इसमें हम अलीगढ़ आंदोलन की चर्चा करेंगे। और जब अलीगढ़ आंदोलन का ध्यान होता है तो निश्चित तौर पर हम सर सैयद अहमद खान को याद करते हैं। इनको यहां पर याद किया जाता है। तो ये धार्मिक मुस्लिम सुधार आंदोलन किस प्रकार से था, इसकी आवश्यकता क्यों पड़ी, क्या इसका रूप रहा और क्या इसके परिणाम रहे, इन सब विषयों पर आज की चर्चा हमारी होने वाली है। आपको बता दें कि मुसलमानों में धार्मिक सुधार आंदोलन जो ये शुरू हुआ, ये अन्य धर्मों में सुधार आंदोलन की अपेक्षा कुछ थोड़ा देर से हुआ। खासकर अगर हम इसकी तुलना हिंदू सुधार आंदोलन से अगर हम करें तो काफी समय बाद, हिंदू सुधार आंदोलन काफी पहले शुरू हो गया, लेकिन मुस्लिम सुधार आंदोलन जो है वो बहुत देर में शुरू हुआ। तो उसमें ये एक नाम आता है अलीगढ़ मुस्लिम आंदोलन का। मुस्लिम्स में भी उच्च वर्ग के जो मुस्लिम्स थे उनमें भी धार्मिक रूढ़िवादिता बहुत ज्यादा थी। ऐसा नहीं है कि वे पढ़े लिखे या फिर उच्च वर्ग के रहे हों तो उनके अंदर धर्म को लेकर के कुछ रिफॉर्म हुआ हो। हालांकि 1857 तक ऐसी स्थिति बनी ही रही। मुसलमानों में पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति से अपने आप को बचाने की प्रवृत्ति हमेशा देखी गई, और यह प्रवृत्ति में परिवर्तन केवल तभी आया जब 1857 की महाक्रांति हो गई। यानी 1857 की जो महाक्रांति है, उस महाक्रांति के बाद इसमें जो है परिवर्तन हमको देखने को मिलते हैं। 1857 की क्रांति के बाद जो आधुनिक मुस्लिम समाज है वो थोड़ा चेंज होना शुरू होता है। अब यहां पर जब 1857 की क्रांति की बात कर रहे हैं तो एक चीज और ध्यान रखना है कि मुस्लिमों के प्रति ब्रिटिशर्स का जो नजरिया है वो कैसा है। वो नजरिया कुछ इस प्रकार का है कि 1857 की क्रांति के प्रमुख षड्यंत्रकर्ताओं में जिन लोगों को ब्रिटिशर्स ने देखा वो कोई और नहीं, ये मुसलमान ही थे। यानी अंग्रेजों की दृष्टि में 1857 की क्रांति का विद्रोह जो है वह एक सुनियोजित घटना है जो कि मुसलमानों के द्वारा की गई थी ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। अब इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए ब्रिटिशर्स जो हैं वो कहीं ना कहीं मुसलमानों से कहीं ना कहीं वो जो है बहुत ज्यादा परेशान हैं या फिर उनसे क्षुब्ध हैं,
या फिर उनको दुश्मन के तौर पर देख रहे हैं, क्योंकि ये जो घटना घटित हुई 1857 की क्रांति की, उसमें उन्होंने मुसलमानों को ही षड्यंत्रकर्ता माना। अब आपको यहां पर यह भी ध्यान रखना है कि 1857 की क्रांति के पश्चात, 1857 की क्रांति के दौरान भी जो राष्ट्रवादिता का बीज पड़ा, वो 1857 की क्रांति के बाद तेजी से उसमें वृद्धि होनी शुरू हुई और वो पौधे और फिर पेड़ का रूप लेने लगा। तो ब्रिटिश सरकार के सामने अब एक समस्या ये आ रही थी कि भारतीय राष्ट्रवाद से कैसे निपटा जाए। दूसरा, 1857 की क्रांति में वो एक बड़े वर्ग को इसका कर्ता हर्ता मान रहे हैं। तो उस समय जो राष्ट्रवाद की भावना फैल रही है, राष्ट्रवाद की भावना जो पनप रही है तेजी से, उसका सामना करने के लिए ब्रिटिशर्स ने सोचा कि यदि अगर शीघ्र कदम नहीं उठाए गए तो बड़ी देर हो जाएगी, और इसलिए उन्होंने राष्ट्रवाद का सामना करने के लिए, उसका मुकाबला करने के लिए सरकार ने वो मुसलमान जिनको ये अपना दुश्मन मानते थे, जिनको अपने विरुद्ध षड्यंत्रकर्ता मानते थे, अब उन मुसलमानों का वो इस्तेमाल करने लगे थे। और किस रूप में? अपने सहयोगी के रूप में। मुस्लिम्स को उन्होंने अपने सहयोगी के रूप में प्रयोग करना शुरू किया। अब ये मौका जो है कैसे मिला है, उसके ऊपर भी अगर हम थोड़ी सी चर्चा करें तो हमको देखने को ये मिलता है कि ये जो आपका सर सैयद अहमद खान जी हैं और इनके जो सहयोगी हैं, इनके जो नेतृत्व में जो लोग हैं, वो सरकारी संरक्षण चाहते थे। वे सरकारी संरक्षण के पक्षधर हो गए थे या हुए थे। उसका एक प्रमुख कारण था क्योंकि यहां यह मानना शुरू कर दिया था सर सैयद अहमद खान और उनके सहयोगी ने, बेसिकली सर सैयद अहमद खान ने, कि यार ब्रिटिशर्स के सहयोग से कहीं ना कहीं जो मुस्लिम रूढ़िवादिता है उसको समाप्त किया जा सकता है। शिक्षा का क्षेत्र हो, रोजगार का क्षेत्र हो, आधुनिक विचारधारा को अपनाने का क्षेत्र हो, इन सब मामलों में सर सैयद अहमद खान ब्रिटिश सहयोग जो है वो चाहने लगे थे। तो अब आपको यहां पर मोटे तौर पर क्या क्या बातें समझ में आई। नंबर एक तो ये कि मुस्लिम धार्मिक सुधार जो है, मुस्लिम जो धार्मिक सुधार है वो अगर हम अपेक्षाकृत देखें देर से शुरू हुआ, देर से शुरू हुआ। एक बात तो हमको यह समझ में आई। दूसरी बात हमको यह समझ में आती है कि और संभवतः 1857 के बाद, 1857 के बाद शुरू हुआ यह सुधार जो है, तब शुरू हो रहा है जनरली। दूसरा जो है हमको यह समझ में आया कि 1857 की जो क्रांति है, 1857 की जो क्रांति है उसके लिए षड्यंत्रकर्ता जो है, षड्यंत्रकर्ता मुस्लिम्स को माना गया है, मुसलमान हैं। ये ब्रिटिश सरकार का मानना है, ब्रिटिश सरकार। और मैंने इस संदर्भ में आप लोगों को 1857 की क्रांति और उसके परिणाम के दौरान बताया था। तीसरी बात हमको यह समझ में आई कि ब्रिटिशर्स को खतरा हुआ किससे? भारतीय राष्ट्रवाद से, भारतीय नवोदित जो राष्ट्रवाद है। किसको? अंग्रेजी सरकार को, अंग्रेजी सरकार को इससे क्या है? खतरा है। चौथी बात यह समझ में आई कि अंग्रेजी सरकार को जब इस तरीके का खतरा महसूस हुआ तो उन्होंने मार्ग क्या निकाला? मार्ग निकाला। क्या मार्ग निकाला इससे बचने का? मुसलमानों को ब्रिटिश सहयोगी, ब्रिटिश
सहयोगी के रूप में दिखाने का। अब ये मार्ग इसलिए निकाला गया था क्योंकि पिछली बार जो 1857 की क्रांति हुई, मुसलमानों का बड़ा हाथ देखा गया, लेकिन उन्होंने ये भी देखा कि हिंदू और मुसलमान मिल करके इसमें ब्रिटिश सरकार के खिलाफ बिगुल फूंकते हैं। बर्बर तरीके से अगर इसे न दबाया जाता तो इसमें ब्रिटिशर्स की जो है वो हार होती। तो अब वो ये जानते हैं कि एनी हाउ हिंदुओं को मुस्लिम से अलग किया जाए, इसके लिए भले ही उधर हम मानते हैं कि ये ऐसा किया गया, अभी हमें इनका साथ चाहिए। और ये साथ पाने की उम्मीद तब दिख जाती है जब प्रमुख रूप से सैयद अहमद खान जो है, या खान जी जो हैं, वो रिफॉर्म्स के तौर पर, वो जो हैं रिफॉर्म्स यानी कि सुधार के तौर पर, सुधार हेतु ब्रिटिश सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। ब्रिटिश सहयोग की अपेक्षा रखते हैं। अब सैयद अहमद खान ब्रिटिश सहयोग की अपेक्षा क्यों रखते हैं? मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के, मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा के विस्तार एवं धार्मिक सामाजिक सुधार हेतु मुस्लिम ये मुस्लिम यहां पर लिखना है, मुस्लिम धार्मिक सामाजिक सुधार हेतु। तो जरा देखिए, ये है बैकग्राउंड, ये बैकग्राउंड मैंने आपको बताया, इस बैकग्राउंड को आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। तो अब आपको बैकग्राउंड समझ में आ गया है, तो हमें शुरुआत जो है, क्योंकि यहां से हम देख रहे हैं हेडिंग के माध्यम से कि धार्मिक सामाजिक सुधार होगा, सर सैयद अहमद खान के नेतृत्व में होगा, तो हमें सबसे पहले सर सैयद अहमद खान के बारे में जानना होगा। तो हम शुरुआत करेंगे ये जानते हुए कि सर सैयद अहमद खान कौन थे। सैयद अहमद खान, सर की उपाधि इनको मिली थी, नाइटहुड की उपाधि इनको मिली थी, इसलिए सर जो है टाइटल यहां पर मिल जाता है। अलीगढ़ आंदोलन, इनके द्वारा जो आंदोलन चलाया गया, इनके द्वारा चलाए गए आंदोलन का नाम था अलीगढ़ आंदोलन। और अलीगढ़ आंदोलन जो है उसकी मुख्य डिमांड क्या है, ये मैंने आपको पिछली स्लाइड में बताया। ये मैंने आपको यहां पर समझाया कि इनकी जो डिमांड है वो क्या है, वो ये है कि मुसलमानों में आधुनिक शिक्षा का विस्तार हो और मुस्लिम धार्मिक सामाजिक सुधार, यानी जो भी कुरीतियां हैं उन कुरीतियों को सुधार के तौर पर लाया जाए, कुरीतियों को हटाया जाए। तो अलीगढ़ आंदोलन के प्रवर्तक कौन हुए? सर सैयद अहमद खान हुए। इनके बारे में अगर हम जानें तो इनका जन्म जो है 17 अक्टूबर 1817 को, 17 अक्टूबर 1817 को दिल्ली में हुआ था। ठीक है, लेकिन अगर हम इनके पूर्वजों की बात करें तो खानदानी रूप से अगर हम देखें तो ये खानदानी रूप से ईरानी मूल के हैं, ईरानी मूल के हैं, यानी इनके पूर्वज जो है वो ईरानी मूल के हैं। और इनके पूर्वजों की और अगर हम बात करें तो ये शाहजहां के मुगल दरबार में इनके पूर्वज जो है वो सेवा भी करते थे। 1857 की क्रांति की अगर हम बात करें, क्योंकि हमें सीधा यहां पर अगर हम ध्यान दें तो 1857 की क्रांति के दौरान सर सैयद अहमद खान जो थे वो ब्रिटिश सेवक थे, ब्रिटिश न्यायिक सेवा के पद पर थे। ठीक है, ब्रिटिश न्यायिक सेवा के पद पर, न्यायिक सेवा। तो उस समय जिस दौरान 1857 की क्रांति हो रही है, ये अंग्रेजों के एक
न्यायिक सेवा के पद पर थे ब्रिटिश कंपनी में, और कंपनी के प्रति काफी राजभक्त भी थे उस दौरान। ये कंपनी के प्रति, कंपनी का जब मतलब है तो ब्रिटिश कंपनी, कंपनी के प्रति राजभक्त थे। अब पॉइंट्स को बहुत ही ज्यादा न्यूट्रल होकर के समझना है। मैं आप लोगों को बता दूं, यहां पर सांप्रदायिक दृष्टि से अगर किसी चीज को पढ़ेंगे तो चाहे वो हिंदू धार्मिक सुधार हो तो उसमें कोई इस्लामिक या फिर अन्य धर्म के लोग जो हैं वो आनंदित हो सकते हैं कि ये कुरूपता थी इनके धर्म में, या फिर जब हम इस्लामिक सुधार की बात करते हैं तो अन्य धर्म के लोग ये कहें कि यार इनके धर्म में भी इस तरह की कुरूपता थी। तो इन सब चीजों से परे होकर के, न्यूट्रल होकर के चीजों को पढ़ना है। समाज जो है वो कुरूपता और सुधार का एक मिश्रण है। समाज में सुधार की कोई परिभाषा तय नहीं कर सकता जब तक कि कुरूपता की परिभाषा तय ना हो। अच्छाई की परिभाषा तय नहीं होगी जब तक कि बुराई का प्रभाव ना हो। तो ये इसी का नाम संसार है। आप इसको जो है इस दृष्टिकोण से ना देखें कि फलाने ऐसे थे ढिकाने वैसे थे। एकदम न्यूट्रल होकर के पढ़ना है। पहले मैं आपको बता दे रहा हूं, तभी आपको आनंद आएगा, समझ में आएगा। इन सब चीजों के होने की प्रक्रिया जो है, प्रतिक्रिया जो है वो समझ में आएगी आपके मन में। तो मैंने बताया कि न्यायिक सेवा के पद पर थे और कंपनी के राजभक्त थे। ये स्वाभाविक सी बात है कि भारतीयों में एक स्वाभाविक गुण पाया जाता है कि वह जिसका भी साथ देते हैं बड़े ही मन से देते हैं। और यह भी एक बड़ा कारण था कि ब्रिटिशर ने हमारे ऊपर काफी लंबे समय तक राज किया। इस गुण के कारण कभी कभी हमारे गुण भी अवगुण के रूप में हो जाते हैं। जैसे यहां पर यह गुण है कि आप जिसकी सेवा करें, जिसके साथ जुड़ें, जिसके माध्यम से आप अपना जो है भविष्य देख रहे हैं, उसके प्रति जो है कैसे रहें, ईमानदार रहें। तो यहां पर यह ईमानदारी भारी पड़ रही थी, ये एक अलग बात है। अब यही जो सर सैयद अहमद खान जी हैं, जो ब्रिटिश सेवा में उस समय आपको दिख रहे हैं, इन्होंने आगे चल करके जब रिटायरमेंट इनका हुआ तो इन्होंने मुसलमानों के प्रति जो अंग्रेजी शिक्षा है उसकी दृष्टिकोण से जो मुस्लिम समाज है उसमें जो व्याप्त कुरीतियां उसको दूर करने का प्रयास किया। और इसी क्रम में जब वे 1876 में रिटायर हुए तो उसके बाद 1876 में वो रिटायर हुए। 1876 में क्या हुए, रिटायर। और क्योंकि ब्रिटिशर्स के काफी करीब थे तो 1878 में इनको जो इंपीरियल लेजिस्लेटिव है, इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल जो है उसका अध्यक्ष बनाया गया, मतलब उसका सदस्य बनाया गया। उसके क्या बने, ये सदस्य बने। तो इस हिसाब से अगर देखें तो अब वो समाज सेवा की तरफ बढ़ गए। लेजिस्लेटिव काउंसिल में हैं, लेजिस्लेचर में पार्टिसिपेट करेंगे, तो अब उसके सदस्य बन गए। और इस प्रकार से भी इस समय में भी उन्होंने ब्रिटिशर्स की तरफ से काफी कह सकते हैं कि उनका सहयोग प्राप्त किया और ब्रिटिशर्स को इनका सहयोग काफी मिला। और इसी कारण आगे चल करके अंग्रेजों ने 1888 में 1888 में 1888 में इनको नाइटहुड की उपाधि मिली। जिसको भी नाइटहुड की उपाधि मिलती है उसके नाम के आगे सर लग जाता है। तो अब ये हो गए सर सैयद अहमद खान। ठीक है, तो आप लोगों ने अक्सर सर सैयद अहमद खान के नाम से इनको सुना होगा। नाइटहुड की ऑफिशियल उपाधि इनको दी गई थी। तो ये चीज हमको शुरुआत में देखने को मिलती है। अब देखिए, ईमानदारी, क्योंकि ब्रिटिश सेवा में रहे तो ब्रिटिश सेवा में भी ईमानदारी इन्होंने दिखाई है। और इसी कारण उन्होंने एक किताब लिखी है, एक इनकी पुस्तक है जिसका नाम है राजभक्त मुसलमान। ये इनकी एक किताब है जिनमें इन्होंने अपने विचार व्यक्त किए हैं। अब जब यहां पर किताब की बात हो रही है, किताब क्या है, पत्रिका है, ये एक तरीके की पत्रिका है। तो दूसरी चीजों के बारे में डिस्कस कर लेते हैं। इन्होंने एक और कह सकते हैं कि फारसी भाषा में एक पत्रिका निकाली जिसका नाम था तहजीब ए अखलाक। तहजीब ए
अखलाक। तहजीब ए अखलाक नाम की फारसी भाषा में इन्होंने एक और पत्रिका निकाली है 1870 के आसपास। मतलब इसका है, तहजीब का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं सलीका या सभ्यता, और अखलाक नैतिकता। तो सभ्यता और नैतिकता, इसे आप ऐसे देख सकते हैं, सभ्यता और नैतिकता, इस किताब का नाम है नैतिकता, तहजीब ए अखलाक। तो एक किताब इनकी ये है, एक ये किताब क्या है, पत्रिका है, और ये भी एक पत्रिका है जो कि आपने तहजीब ए अखलाक के नाम से देखा। इसके अलावा 1857 की जब क्रांति हुई थी तो उन्होंने एक किताब लिखी थी, असबाब ए बगावत हिंद। असबाब ए बगावत हिंद, यह भी किताब उन्होंने लिखी थी। तो इस तरीके की इनकी कुछ रचनाएं हैं जो आपको ध्यान रखनी है, जैसे कि ये 2 लिखा और ये तीसरा पॉइंट। ये 3 तो रचनाएं हैं जिनको आप हमेशा जरूर याद रखेंगे। इसके अलावा 1864 में इन्होंने एक सोसाइटी, एक समाज का एस्टेब्लिशमेंट किया जिसे साइंटिफिक सोसाइटी के नाम से जाना गया। साइंटिफिक सोसाइटी, ये गाजीपुर में एस्टैब्लिश किया था इन्होंने। गाजीपुर में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना करी, और इसी का कार्यालय जो कि गाजीपुर में था, बाद में इसको शिफ्ट करके अलीगढ़ कर दिया गया था। बाद में कार्यालय कहां शिफ्ट कर दिया गया? अलीगढ़। और आप देखेंगे कि आगे चल करके तकरीबन 1876 उत्तर के आसपास कह सकते हैं कि अलीगढ़ में प्रॉपरली रहने भी लगे। लेकिन उससे पहले अगर आप देखेंगे तो ये सारे काम भी हुए हैं। तो हमने एक सरसरी तौर पर इनका एक परिचय दिया कि सर सैयद अहमद खान जी का बैकग्राउंड कैसा है, वो कौन है, ठीक है। और उन्होंने अब आप यहाँ पे समझ सकते हैं कि क्योंकि वो एक ऐसे मुस्लिम थे जो कि एडवांस कल्चर के साथ रहे, और क्योंकि वो भारतीय मुस्लिम थे तो उन्होंने भारतीय मुसलमानों में जो सामाजिक और धार्मिक कुरीतियां थीं उनको भली भांति समझा है। और उन्हें यह समझ में आता है कि जब हम पाश्चात्य शिक्षा, क्योंकि रहे हैं उन लोगों के साथ, तो उनको समझ में आता है कि पाश्चात्य शिक्षा एक माध्यम हो सकता है जिससे हम अपने जो रूढ़िवादिता है उसमें क्या कर सकें, उसमें रिफॉर्म कर सकें। और ऐसा फील करने वाले ये कोई इकलौते भारतीय व्यक्ति नहीं है जिनको आप किसी मुस्लिम की दृष्टि से देखें। हिंदू धार्मिक सुधार में भी तो यही था। राजा राम मोहन राय का नाम ले लीजिए, वो भी ब्रिटिश सेवा में थे, और फिर आगे चल करके आप सब लोगों को मालूम चला कि उन्होंने भी भारतीय सामाजिक धार्मिक सुधार में पाश्चात्य जो संस्कृति है, शिक्षा है, और जो विचार हैं और जो चिंतन है, उसे भारतीय प्राच्य शिक्षा के साथ जोड़ करके देखा और उसमें रिफॉर्म करने का प्रयास किया। तो सिमिलरली आपको यह काम यहां पर भी होते हुए देखने को मिलता है। इसीलिए मैं आपको बोल रहा हूं कि बायसनेस नहीं होनी चाहिए मन में इन सब चीजों को पढ़ते समय, लेकिन फिर भी आपको अंततः जाकर के तय करना होगा कि आप इन्हें किस दृष्टि में देखते हैं, ठीक है। तो शुरुआती जो चीज है वो मैंने आपको यहां पर बताई, समझाई। तो चूंकि यहां तक आपने जो चीजें पढ़ी उसमें आपको ये समझ में आया कि भाई ये एक अच्छे शिक्षाविद रहे होंगे या अच्छे शिक्षाविद थे, एक अच्छे सामाजिक सुधारकर्ता के तौर पर इनके विचार थे जो अपने धर्म में सुधार लेकर के आना चाहते थे, रिफॉर्म लेकर के आना चाहते थे। 1864 में इन्होंने साइंटिफिक सोसाइटी के एस्टैब्लिशमेंट किया। उनका विचार था कि जो सुधार हैं वो तार्किक और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से होने चाहिए। तर्क के आधार पर हमें अपने समाज का रिफॉर्म करना चाहिए और अपने धर्म का भी रिफॉर्म जो है वो करना चाहिए। इसलिए 1863 में एक और घटना आपको यहां पर लिख लेनी चाहिए। 1863 में उन्होंने एक स्कूल भी खोला था, स्कूल भी ओपन किया था यहीं गाजीपुर में। गाजीपुर में 1863 में उन्होंने एक स्कूल भी ओपन किया, और इस स्कूल को ओपन करने का जो मकसद था कि वो अंग्रेजी शिक्षा जो है
यहां पर जो एडमिशन लेने वाले लोग हैं उनको इंग्लिश एजुकेशन जो है वो दिया जा सके। तो ये एक अंग्रेजी स्कूल है, अंग्रेजी स्कूल। ये एक इंग्लिश स्कूल जो है 1863 में इन्होंने इसको जो है खोला था। अब आपको मैं यहां पर बता दूं कि ये जो 1863 में आप जो इंग्लिश स्कूल देख रहे हैं, 1863 में जो आप अंग्रेजी स्कूल देख रहे हैं ये गाजीपुर में, गाजीपुर में, ये किस लिए है मैंने आपको बताया? ये मैंने आपको बताया कि अंग्रेजी शिक्षा के प्रसार करने हेतु इसकी स्थापना की गई थी और शिक्षा के प्रसार के लिए ही इन्होंने 24 मई 1875 को, 24 मई 1875, यह ध्यान रखना है आपको, शिक्षा के प्रसार हेतु 24 मई 1875 को अलीगढ़ में एक प्राइमरी स्कूल खोला। प्राइमरी स्कूल जो है वो एस्टेब्लिश किया। ध्यान रखेंगे प्राइमरी स्कूल, अभी शुरुआत जो है वो स्कूल लेवल पर हो रही है और इस प्राइमरी स्कूल का नाम रखा गया अलीगढ़ स्कूल। क्या नाम रखा गया? अलीगढ़ स्कूल। और इस अलीगढ़ स्कूल का एस्टेब्लिशमेंट जो है, मैंने आपको डेट बताई 24 मई 1875। ये डेट कुछ खास है, उस समय महारानी विक्टोरिया की ये वर्षगांठ थी, तो उनके बर्थडे पर उन्होंने ये स्कूल खोला है। तो यहां पर भी आपको थोड़ा सा टच दिखाई दे रहा है, लगाव दिखाई दे रहा है, और ये सब काफी लंबे समय तक ब्रिटिश सेवा में रहने का प्रभाव माना जा सकता है। यही जो अलीगढ़ स्कूल है, जो कि प्राइमरी स्कूल था, इसे ही 8 जनवरी 1877 को मोमडन एंग्लो मुस्लिम स्कूल के रूप में जाना गया। यही जो अलीगढ़ स्कूल है, इसी को ही 8 जनवरी 1877, 8 जनवरी 1877 को मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल स्कूल, ये नाम दिया गया। तो अब ये मोहम्मडन ओरिएंटल एंग्लो स्कूल जो है, एंग्लो ओरिएंटल स्कूल जो है या कॉलेज जो है, इसका नाम दिया गया। इसको स्कूल हटा करके कॉलेज कर लीजिए। इसको स्कूल से अब क्या कर दिया गया? कॉलेज कर दिया गया, कॉलेज। ठीक है, तो आपको क्रम समझ में आना चाहिए। शिक्षा में सुधार लाना चाहते हैं तो शिक्षा के क्षेत्र में इस तरीके का अद्वितीय काम वो करना शुरू कर रहे हैं। और इस कॉलेज को स्टैब्लिश किसने किया था, या इस कॉलेज को, इसका जो शिलान्यास है वो किसने किया था? शिलान्यास, इसके बारे में जब आप पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये उस समय के तत्कालीन जो गवर्नर जनरल थे, लॉर्ड लिटन, उन्होंने इसका जो है फाउंडेशन रखा, शिलान्यास रखा। और उस समय जिसको हम लोग जो आज का उत्तर प्रदेश है, उस उत्तर प्रदेश के तत्कालीन गवर्नर थे विलियम म्योर। ये उस समय जो संयुक्त प्रांत जिसको कहते थे, संयुक्त प्रांत जिसको आप यूपी कहते हैं आप, इसके गवर्नर थे, गवर्नर। इन्होंने इसके लिए जमीन प्रदान की थी, जमीन प्रदान की। तो जिस जगह पर एंग्लो मोमडन ओरिएंटल कॉलेज खोला गया, उस जगह को दिया किसने था? विलियम म्योर ने। इस कॉलेज का उद्घाटन किया था लॉर्ड लिटन ने। प्रयास किए थे सर सैयद अहमद खान ने। और इसी स्कूल के पहले प्रिंसिपल थे थियोडर बैक। ये कौन है? प्रथम प्रिंसिपल है, प्रथम प्रिंसिपल। अब ये जो स्कूल है, इसको हम लोग बार बार आंदोलन का रूप इसीलिए कह रहे हैं, सुधार, इसमें तेजी से सुधार लाने का प्रयास है। एक
पर्टिकुलर समाज में फैली कुरीतियों के प्रति। और इसी स्कूल को आगे चल करके 1920 में 1920 में यही जो कॉलेज है इसी को अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी यानी AMU कहा गया, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय कहा गया। इस रूप में इसको परिवर्धित कर दिया गया। तो अभी आपको समझ में आया कि जो सर सैयद अहमद खान हैं उन्होंने शैक्षिक सुधार के लिए आंदोलन किस तरीके से चलाया है, जबरदस्त तरीके से, जो मॉडर्न स्कूल है उसको डेवलप करके। क्योंकि उनका यह मानना था कि शिक्षा ही, आधुनिक और जो ट्रेडिशनल शिक्षा है उनका मिक्सचर ही एकमात्र ऐसी चीज है जो इनके मन पे जो कुरीतियों का पर्दा है उसको हटा सकता है। तो इसलिए आंदोलन के तौर पर इन्होंने शिक्षा जो है वो शुरू की। सर सैयद अहमद खान कहते हैं कि कुरान की शिक्षाओं की व्याख्या पाश्चात्य वैज्ञानिक शिक्षा के दृष्टिकोण से किया जाना चाहिए। यानी कुरान में जो भी शिक्षाएं दी गई हैं उसे आप रूढ़िवादिता के तौर पर ना देखें, उसे आप वेस्टर्न साइंटिफिक टेम्परामेंट जो है, एजुकेशन जो है, उसके दृष्टिकोण से देखें। आप पाएंगे कि कुरान उस मामले में भी अव्वल है। प्राचीन समय में लिखा गया कुरान आज की इस वैज्ञानिक तार्किक क्षमता पर भी खरा उतरने के लिए तैयार है, ऐसा उनका मानना था। और इसी आधार पर उन्होंने घोषणा करी कि केवल कुरान ही एकमात्र ग्रंथ है, कुरान ही एकमात्र ऐसा इस्लामिक धार्मिक ग्रंथ है जो अन्य सभी इस्लामिक कह सकते हैं कि जिस पर बिलीव करा जाना चाहिए, और जो जितने भी दूसरे इस्लामिक ट्रेडिशनल जो राइट्स हैं या जो रचनाएं हैं उनको हमको किसी भी तरीके से, कैसे भी करके हमको क्या नहीं करना चाहिए, उसको किसी भी तरीके से हमको ये नहीं करना चाहिए कि भाई हम उसे एक्सेप्ट ना करें, हम उसे लेना। तो हमें ये समझ में आता है कि कुरान जो है उसके ऊपर इनका खूब जबरदस्त बिलीव है, और दूसरी कोई भी ऐसी चीज जो इस्लामिक रचनाएं हैं वो सब कुरान के समक्ष गौड़ है। कुरान की व्याख्या समकालीन बुद्धिवाद और विज्ञान का जो दृष्टिकोण है, बुद्धिवाद जो है, चिंतन जो है, उसकी रोशनी में किया जाना चाहिए। कुरान की व्याख्या जो है वो मानव बुद्धि, विज्ञान या प्रकृति से अगर कहीं टकराते हुए दिख रही है तो हमें मान लेना चाहिए कि कहीं पर कोई भी ऐसी व्याख्या अगर हो रही है तो निश्चित तौर पर वो व्याख्या गलत है, क्योंकि कुरान की कहीं पर भी व्याख्या जो है वो किसी भी साइंटिफिक सोच से या फिर प्रकृति से टकराने की स्थिति में नहीं है, वो उसको सुलझाने की स्थिति में है। और ऐसा टकराव कहीं दिख रहा है तो कोई कुरान की गलत व्याख्या कर रहा है। इस तरीके का बिलीव जो है उन्होंने डेवलप किया था, इस तरीके की सोच जो है उन्होंने डेवलप की। अब चूंकि हम उनके लगातार सोच के ऊपर डिस्कशन कर रहे हैं तो कुछ और व्याख्याएं भी मैं आप लोगों को बता देना चाहता हूं। वास्तविक रूप में अगर हम देखें तो क्या इन सब चीजों को सोच करके आपके मन में यह बात आ रही है कि वह एक धर्म के प्रति समर्पित थे या उनके अंदर धार्मिक सहिष्णुता नहीं थी? तो ये जो विचार है वो थोड़ा सा गलत साबित हो सकता है आपका, क्योंकि हम अगर देखेंगे तो सैयद अहमद खान जो हैं, अब मैं इसको अलग जगह पर थोड़े इनके विचार लिख देता हूं। सैयद अहमद खान जो हैं, सैयद अहमद खान ये क्या हैं? धार्मिक जो जिसको बोल सकते हैं कि सहिष्णुता है, सहिष्णुता के पक्षधर कहलाते हैं। पक्षधर, पक्षधर मतलब इसको बिलीव करने वाले। जब हम कहते हैं कि धार्मिक सहिष्णुता के ये पक्के समर्थक हैं तो इसका मतलब ये हुआ, इसका अर्थ ये हुआ कि निश्चित तौर पर वे दूसरे धर्मों को भी एक्सेप्ट करते हैं, दूसरे धर्मों को भी वो मान करके चलते हैं, दूसरे धर्मों को भी स्वीकार करने का उनका एक मकसद हमको दिखाई देता है। और उनकी शिक्षा में भी इस तरीके की चीजें हमको देखने को मिलती हैं। उनका विश्वास है, उनका बिलीव है कि सभी धर्म बुनियादी तौर पर बेसिकली एक
तत्व के ऊपर ही मौजूद हैं। एक तत्वता है उसमें, एकता है, जिसको हम लोग व्यावहारिक तौर पर नैतिकता कह सकते हैं। और जहां तक धर्म की बात है तो उनका मानना यह है कि धर्म जो है किसी भी व्यक्ति का यह निजी मामला हो सकता है, किसी भी व्यक्ति का क्या है, निजी मामला है। किस प्रकार के जो धर्म है उसको अपनाता है ये उसको खुद सोचना है। इस पे हम व्यवस्थित दबाव नहीं डाल सकते किसी को। वैयक्तिक संबंधों में धार्मिक कट्टरता नहीं लानी चाहिए, इसीलिए, और इसलिए वो धार्मिक कट्टरता की निंदा भी करते हैं। और जब धार्मिक कट्टरता होती है तो सांप्रदायिक विरोधाभास देखने को मिलते हैं, सांप्रदायिक टकराव देखने को मिलते हैं। तो इसलिए सांप्रदायिक टकराव से ही बचना चाहिए, ये भी उनकी शिक्षा में हमको समझ में आता है। यहां तक कि मैं आपको बता दूं कि 1883 के आसपास उन्होंने एक भाषण दिया जिसमें उन्होंने हिंदू और मुसलमानों से अपील करी। उन्होंने कहा कि यार, हिंदू और मुस्लिम दोनों जो हैं एक ही हवा में सांस लेते हैं और दोनों ही भारत की हवा है, दोनों ही भारत की धरती से उगे हुए अनाज को खाते हैं, दोनों ही गंगा और यमुना के पानी को पीते हैं और वर्षों से ऐसा करते चले आ रहे हैं। और इस प्रकार से ऐसा करते चले आ रहे हैं कि हमारे जो निवास हैं वो इसी भारत में बसे हुए हैं और इस भारत में बसने, रहने, खाने, सांस लेने, पानी पीने और इन सब की प्रक्रिया इतनी लंबी है कि आज हमारे रक्त भी एक ही हो गए। और देखिए ना, हमारे शरीर की बनावट चाहे हिंदू की हो चाहे मुस्लिम की हो एक ही जैसी दिखती है। इनके कपड़े, इनके हुलिया, ये एक दूसरे ने अपना लिए हैं। मुसलमानों ने हिंदुओं के कपड़े अपना लिए हैं, भाषा अपना ली है। इनफैक्ट भाषा को लेकर के वो उर्दू के बारे में कहते हैं, हम लोगों ने एक कॉमन लैंग्वेज निकाल ली है उर्दू, जो ना तो हिंदुओं की है ना मुसलमानों की है, और दोनों के मिक्सचर जो है उसको लेकर के हम संतुष्ट हो चुके हैं। तो इसलिए हमें दोनों पक्ष जो हैं, हिंदू और मुस्लिम दोनों जो हैं, जब इतनी सारी हर चीज की एकता रखते हैं तो ये डिफरेंसेस केवल ईश्वर के नाम पर रख करके बंटवारे क्यों कर रहे हैं? तो ईश्वर से संबंधित जो बंटवारा है ये नहीं करना चाहिए। आखिरकार हम हैं तो एक ही देश के निवासी, एक ही राष्ट्र के, एक ही देश के निवासी हैं। और इस राष्ट्र और इस देश की प्रगति जो है वो केवल तभी हो सकती है जब हम अपनी जो एकता है उसको बनाए रखें, सहानुभूति एक दूसरे के प्रति बनाए रखें, प्रेम बनाए रखें। इसी सब चीजों पर राष्ट्र की एकता निर्भर है। और यदि अगर हमने पारस्परिक भेदभाव, पारस्परिक अकड़, विरोध, दुर्भावना, इन सब से बंद करके एक दूसरे के साथ व्यवहार किया तो पतन हमारा और इस राष्ट्र का निश्चित है। तो ये विचार हैं, यानी कि हमको ये समझ में आता है कि धार्मिक सहिष्णुता के वो पक्षधर हैं। इन सब चीजों को बताने का मेरा पक्ष है। फिर भी आप देखते हैं कि मुस्लिम धार्मिक सुधार आंदोलन को लेकर के काफी ज्यादा एग्रेसिव दिखते हैं। उसका रीजन ये है कि उस समय तक मैंने आपको बताया ना, मुस्लिम सुधार थोड़ा देर से शुरू हुआ, तो जिस पक्ष में सुधार की आवश्यकता है जोर तो उसी पे दिया जाएगा ना। अन्य धार्मिक सुधार आंदोलन शुरू हो चुके थे, ये अभी भी पिछड़े हुए थे। तो जो मुस्लिम पिछड़ापन है ये उसको दूर करना चाहते हैं। रही बात कि धार्मिक सहिष्णुता के इस भाषण के अलावा कोई और ठोस सबूत है क्या? तो जिस कॉलेज की हम बात कर रहे हैं, अलीगढ़ मुस्लिम कॉलेज की, अलीगढ़ जो मुस्लिम कॉलेज है, इसकी जब हम बात कर रहे हैं तो हमको यह देखने को मिलता है कि इस कॉलेज में जब इसका एस्टैब्लिशमेंट किया गया तो इसमें मुसलमानों के अलावा हिंदू, पारसी और ईसाई धर्म के लोग थे। ईसाई धर्म के भी लोग थे जिन्होंने बढ़ चढ़ करके जो इस कॉलेज के फाउंडेशन के लिए जो दान किए जाने चाहिए थे, दान किए। ठीक है, बढ़ चढ़ करके दान किए, बढ़ चढ़ करके, काफी बड़ी मात्रा में। तो सभी लोग मिलकर के किसी एक कॉलेज को एस्टैब्लिश कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहां पर सांप्रदायिक भेदभाव हमको देखने को नहीं मिल रहा है। एक तो उदाहरण आपको यह मिलता है। इसी कॉलेज का एक दूसरा उदाहरण है, 1898 का इसी कॉलेज का रिकॉर्ड उठा करके देखा जाए
तो इसमें लगभग 65 हिंदू विद्यार्थी हैं, 65 हिंदू विद्यार्थी भी इसमें हैं, और तकरीबन 285 के आसपास मुस्लिम विद्यार्थी हैं। तो अब अगर हम 285 की तुलना में 65 को देखें तो काफी बड़ी मात्रा, कहीं कहीं 64 भी लिखा रहता है, 64 या 65, ठीक है, इसको लेकर के बहुत ज्यादा विवादित नहीं होना है। तो हमको ये बताने का प्रयास कर रहे हूं मैं आपको केवल कि उसमें हिंदुओं मुस्लिमों के अलावा हिंदू भी विद्यार्थी हैं बगैर धार्मिक सहिष्णुता के। और इस कॉलेज में तमाम सारे जो अध्यापक हैं उसमें से 7 प्रोफेसर ऐसे हैं, 7 प्रोफेसर ऐसे हैं जो भारतीय हैं। 7 भारतीय प्रोफेसर्स में से 2 प्रोफेसर जो हैं वो हिंदू हैं, और इन 2 प्रोफेसर्स में से एक प्रोफेसर जो है वो संस्कृत प्रोफेसर है, संस्कृत के प्रोफेसर, संस्कृत भाषा के प्रोफेसर। अब ये आप देखिए ना, आपको समझ में आएगा कि इन सब चीजों से ये जो बात है, ये जो इनके विचार हैं धार्मिक सहिष्णुता के, वो स्पष्टतया दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ मुस्लिम उत्थान के लिए ही डेडिकेशन हमको यहां पर दिख रहा है, हालांकि उसकी प्राथमिकता तो है। लेकिन जब इन सब बातों से हम थोड़ा और आगे बढ़ेंगे तो अपने आंदोलन के जब अंतिम समय में ये पहुंचे, या जीवन के अंतिम वर्षों में जब ये पहुंचने लगे, तो उस समय राष्ट्रीयता जो है वो बहुत तेजी से, राष्ट्रवाद बहुत तेजी से पनपने लगा, उग्र राष्ट्रवाद होने लगा। और जब राष्ट्रवाद उग्र होने लगा, तेजी से बढ़ने लगा, तो उभरते हुए राष्ट्रीय आंदोलन में कई सारे मुस्लिम्स भी जो है वो शामिल होने लगे। और जब उभरते हुए आंदोलन में जब मुस्लिम्स शामिल होने लगे तो इनको खतरा महसूस हुआ कि यार आंदोलन में जाकर के फिर ही अपनी शिक्षा से दूर हो रहे हैं। तो इसलिए सर अहमद खान ने आगे चल करके कहीं ना कहीं हिंदुओं के वर्चस्व से फिर उन्हें दिक्कत होने लगी, उनके प्रति फिर वो शिकायतें करने लगे। अब ये दुर्भाग्य की बात थी कि शुरुआत में जो सहिष्णुवादी हैं वही बाद में एक पर्टिकुलर धर्म के प्रति जो है अविश्वास रखना शुरू कर देते हैं। इन्होंने मुसलमानों को शिक्षा दी कि सबसे पहले तुम शिक्षित हो जाओ, सर्वप्रथम शिक्षा प्राप्त करो, जिससे कि हिंदुओं के जो हित हैं, हिंदुओं की बराबरी कर लो, उनसे बराबरी करोगे तभी तो आगे बढ़ोगे। वे तो पढ़े लिखे हैं, शिक्षित होकर के अपने अवसरों का लाभ उठा रहे हैं, तो तुम्हें भी शिक्षित होना चाहिए। ऐसी वाली जो शिक्षाएं हैं वो फिर बाद में देने लगे। लेकिन इतना कुछ होने के बावजूद भी हम बुनियादी तौर पर यह मान सकते हैं कि वो सांप्रदायिक उनके विचार नहीं थे। उनका विचार यही था कि भाई शिक्षित हो जाओ। जैसे घर में आप देखते हैं कि नवयुवक जब आप होते हैं तो आप भटकाव की स्थिति में आने लगते हैं, फिर घर वाले क्या समझाते हैं कि यार पहले पढ़ लिख लो, फिर पहले पढ़ लिख लो। इसका मतलब ही नहीं कि वो जो आपके विचार हैं उससे अलग विचार रखने का प्रयास कर रहे हैं, पहले पढ़ लिख लो, फिर सारी चीजें जो होंगी वो देखी जाएंगी, वो करी जाएंगी, उनको हटाने का प्रयास किया जाएगा। मुसलमानों में पिछड़ापन जो है वो खत्म हो जाए, सक्रिय राजनीतिक जो है उसके रूप में इनके विचार जो है वो आने शुरू हो जाते हैं। तो ये है सर सैयद अहमद खान के विचार। अब सर सैयद अहमद खान जो है वो सामाजिक कुरीतियों को भी दूर करने का प्रयास करते हैं। पीर मुरादी जो प्रथा है, पीर मुरादी प्रथा, इसको समाप्त करने का उन्होंने प्रयास किया। इसको क्या करने का प्रयास किया उन्होंने? समाप्त करने का। पीर जो है उस समय कुछ मुस्लिम संत हैं जो अपने आप को पीर के रूप में प्रस्तुत करते हैं, फिर ये दिखाते हैं कि भाई ठीक है आप हमारे संगत में रहेंगे तो हम अपना प्रभाव जो है वो दिखाना शुरू करते हैं। फिर जो इनके भक्त बनते हैं, जो मुरीद बनते हैं इनके, वो उनको दास के तौर पर देखना शुरू कर देते हैं। और जब दास के तौर पर देखना शुरू करते हैं तो इसमें दास प्रथा शुरू हो जाती है। और जब दास प्रथा शुरू हो जाती है तो ये कहते हैं कि जो इस्लाम है, इस्लाम जो है वो दास प्रथा विरोधी है, दास प्रथा विरोधी है, इसलिए ये कार्य जो है दास प्रथा जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो इस तरीके के जो विचार हैं वो हमको यहां पर दिखाई देने शुरू हो जाते हैं। तो इसके अलावा स्त्री शिक्षा की बात कर लीजिए, स्त्री शिक्षा के पक्षधर हैं। इसके अलावा जो तलाक वाली जो प्रक्रिया होती है स्त्रियों में, जिसमें केवल तलाक देने का अधिकार पुरुषों के पास है, उसका भी उन्होंने विरोध किया। इसका हकदार जो है वो स्त्रियों को भी होना चाहिए। इसके अलावा
दूसरी जो पर्दा प्रथा है, पर्दा प्रथा, ये पर्दा प्रथा का भी विरोध करते हैं कि भाई पर्दा प्रथा नहीं होना चाहिए। तो ऐसे करके तमाम सारी सामाजिक प्रथाएं हैं जिनका उन्होंने अपने जीवन में विरोध किया है। लेकिन अंततः हमको यह समझ में आता है कि भाई ये अपने इस समाज के प्रति, अपने मुस्लिम शिक्षा के प्रति इतने ज्यादा डेडिकेटेड हो गए कि आगे चल करके मुसलमानों ने जो बांटो और राज करो की जो नीति थी, उस बांटो और राज करो की नीति का भी साथ दे डाला। इसलिए कटु आलोचना जो है फिर पश्चात में होने लगी उनकी मृत्यु के पश्चात नवाब मोहसिन मुल्क जो है, यहां पर सर सैयद अहमद खान की मृत्यु के पश्चात इस आंदोलन की जो बागडोर है वो नवाब मोहसिन मुल्क ने जो है वो कमान संभाली। और फिर मोहसिन मुल्क के बारे में तो आप जानते ही हैं। तो यहीं से फिर जो है आगे सांप्रदायिकता का लाभ उठा करके ब्रिटिशर्स ने धीरे धीरे कह सकते हैं विरोध की भावना उत्पन्न करी और फिर कटु बीज बोए, जिसका हम लोगों को, हम भारतीयों को दुष्परिणाम झेलना पड़ा। अल्टीमेटली अंततः सार यही है कि कहीं ना कहीं ये जो मुस्लिम जो सुधार है उसके पक्षधर है, अन्यथा कुछ नहीं। आप आसानी से इस पीडीएफ को प्राप्त कर सकते हैं टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ करके, और इससे जुड़ने के लिए आप इस टेलीग्राम को स्कैन भी कर सकते हैं। अंततः आपको मैं फिर बता दूं कि बैच 4 में एडमिशन ले लीजिए, 22 अप्रैल से बैच शुरू होने वाला है। कोड इस्तेमाल करें विरद लाइव। इन दोनों को स्कैन करके आप हमारे इन दोनों ग्रुप से जुड़ सकते हैं। आज की इस सभा में फिलहाल इतना ही। आप सभी का समय शुभ हो। धन्यवाद।